बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम इलेक्ट्रिकल नेटवर्क एनालिसिस की लैब नंबर 3 करेंगे, जिसमें हम मेजर करेंगे आरएलसी सर्किट का रिस्पांस और ओवरऑल इसका ऑब्जर्वेशन करेंगे कि आरएलसी सर्किट को जब हम एसी इनपुट देते हैं तो इसका रिस्पांस कैसा होता है। तो इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हमारे पास कुछ इस तरह के हैं कि हमने आरएलसी सर्किट में रिलेशनशिप देखना है करंट का और वोल्टेज का। इसके अलावा हमने इंडक्टर का बिहेवियर देखना है जब हम उसे साइनोसॉइडल सोर्स वोल्टेज अप्लाई करें तो। इसके अलावा हमने फेज शिफ्ट देखना है और इंडक्टिव रिएक्टेंस देखनी है और फ्रीक्वेंसी रिस्पांस देखना है। तो एज सच जो हमारे पास इक्विपमेंट यूज़ हो रहे हैं वो फंक्शन जनरेटर है, ऑसिलोस्कोप है, डिजिटल मल्टीमीटर है और इसके अलावा हमारा जो सप्लाई होती है सप्लाई वो फंक्शन जनरेटर ही एज अ सप्लाई वर्क कर रहा होता है। तो हम चलते हैं इंट्रोडक्शन की तरफ। इंट्रोडक्शन में हमारे पास ये है कि हमने आरएलसी सर्किट एक डिज़ाइन करना है और हमने उन दोनों को सीरीज़ में कनेक्ट करना है। उसके बाद हम जब फ्रीक्वेंसी चेंज करें तो उसको जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस पे क्या इफ़ेक्ट आता है ये हमने ऑब्ज़र्व करना है। और इसके अलावा जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं तो एज सच जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो चेंज हो जाती है। और जो रेजिस्टर है, रेजिस्टर की रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहती है क्योंकि रेजिस्टर जो है वो फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट कंपोनेंट नहीं है। तो चलते हैं हम अपने एसी इंडक्टर सर्किट की तरफ। तो जो इंडक्टर है, इंडक्टर में हमारे पास जो वोल्टेज होते हैं, वोल्टेज जो होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट के। और रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट से मुराद है कि मतलब कि जब जैसे जैसे करंट चेंज होगा तो हमारे पास वोल्टेज भी साथ चेंज हो रहे होंगे। तो ये वैल्यू हम फाइंड करते हैं अकॉर्डिंग टू लेंज़ेस लॉ के। मतलब कि हमारे पास वोल्टेज का रिलेशनशिप अगर हम फाइंड करते हैं करंट के साथ तो वो डायरेक्ट रिलेशन है। और इसको हम जब रिप्लेस करते हैं इक्वल साइन के साथ तो हम एक कांस्टेंट यूज़ करते हैं जिसे हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं और एल जो है वो इंडक्टर की इंडक्टेंस है। तो हमारे पास जो इंडक्टर की इंडक्टेंस की मेजरमेंट है वो हेनरीज में होती है। जैसे ये हमारे पास एक आर एल सर्किट, एक सिंपल प्योर इंडक्टिव सर्किट है। प्योर इंडक्टिव सर्किट में हमारे पास जो करंट होता है वो लैग करता है विद द एंगल ऑफ 90 डिग्री। क्योंकि जो अगर हम सिंपल देखें तो हमारे पास ये करंट जैसे इसमें से पास करेगा तो सबसे पहले जो करंट है वो इस कॉइल को चार्ज करेगा, चार्ज करने के बाद फिर आगे फ्लो करेगा। तो ये मतलब बेसिक कंसेप्ट है कि कैसे हम इसे डील कर सकते हैं, कैसे इसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। वो लैग करता है बाय एंगल 90। तो अगर हम इसे ड्रा करके देखें तो हमारे पास ये जो ब्लू लाइन है ये इंडक्टर के वोल्टेज हैं और ये जो रेड लाइट है, ये रेड लाइन है हमारे पास, ये इंडक्टर का करंट है। तो अगर हम देखें इधर हमारे पास जो वैल्यू है करंट की वो ज़ीरो है जबकि वोल्टेज की वैल्यू मैक्सिमम है। और इससे ये मुराद है कि मतलब जो हमारा करंट है वो 90 डिग्री वोल्टेज से पीछे चल रहा है। तो आज की जो हमारी ओवरऑल लैब है वो इंडक्टर के बिहेवियर पर है। तो हम इंडक्टर की इंडक्टेंस मेजर करेंगे, सही है, और इंडक्टिव रिएक्टेंस मेजर करेंगे कि उसके लिए हमारे पास क्या फार्मूला है। जैसा कि हमने पहले बोला है कि ये फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट कंपोनेंट है, तो फ्रीक्वेंसी चेंज करने से इसकी जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो चेंज होगी। जैसा कि इसका फार्मूला है एक्स एल इक्वल टू 2 पाई एफ एल। सो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी इसकी जो
इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी। और अगर हम इंडक्टर हायर वैल्यू का लें तो उससे भी हमारे पास जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। बट जब कैपेसिटर की बात करते हैं हम, तो कैपेसिटर की फ्रीक्वेंसी अगर हम सर्किट की इंक्रीज़ करते हैं तो उसकी जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो डिक्रीज़ कर जाती है, क्योंकि एक्स सी का जो फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेशन है वो इनवर्स रिलेशन है। और अगर हम आगे चलते हैं और अपना सर्किट का बिहेवियर देखने के लिए हम पहले सर्किट डिज़ाइन करते हैं। सर्किट डिज़ाइन करने के लिए हमारे पास एक रेजिस्टर होना चाहिए और एक इंडक्टर होना चाहिए। इंडक्टर का हम दोनों को सीरीज़ में कनेक्ट कर देते हैं। कनेक्ट करने के बाद हम सप्लाई वोल्टेज दे देते हैं फंक्शन जनरेटर से, और इसकी जो फ्रिक्वेंसी है हमने 60 हर्ट्ज़ रखनी है और इसका जो एम्पलीट्यूड रखना है वो 10 पीक रखना है, वो जो कि RMS में 7 ही बनता है। और रेजिस्टर हमने 5 ओम का रखना है, इंडक्टर की वैल्यू 10 मिली हेनरी रखनी है। तो इसको जो मेजर करने का सेम वही फार्मूला है जिस तरह हमने कैपेसिटर के केस में हमने इम्पीडेंस फाइंड की थी, इसी तरह हम इंडक्टर के केस में भी इम्पीडेंस फाइंड करते हैं। तो इसके अलावा हमारे पास एक और फार्मूला होता है इसकी इम्पीडेंस फाइंड करने के लिए कि जो कैपेसिटर की रेजिस्टेंस है उसे एज इट इज़ कांस्टेंट रखें, और जो इंडक्टर की रेजिस्टेंस है लाइक इंडक्टिव रिएक्टेंस उसको हम एओटा की फॉर्म में लिख दें, या फिर हम उसके साथ एंगल लिख दें 90 डिग्री, सही है। और हम इंडक्टर के केस में साइन जो यूज़ करते हैं इम्पीडेंस में, अगर हम कंबाइन लिखते हैं रेजिस्टेंस प्लस इंडक्टिव रिएक्टेंस, तो हम इस तरह कुछ इस तरह लिखते हैं, लेट्स सपोज 5 प्लस 6.7J। तो ये जो साइन शो करता है हमें पॉजिटिव साइन ये शो करता है कि ये जो हमारे पास वैल्यू है 6.7 ये इंडक्टिव रिएक्टेंस है। अगर हम इधर यूज़ करते नेगेटिव, तो नेगेटिव साइन ये शो करता है कि जो ये जे के साथ वैल्यू है ये हमारे पास कैपेसिटर की कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। सो ये फार्मूलाज हैं उसके कैपेसिटर टोटल इम्पीडेंस फाइंड करने के, और जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है उसका फार्मूला सेम 2πfL है। उसके बाद हम बात करते हैं अपने टास्क की। टास्क में हमारे पास जो इंडक्टेंस यूज़ हो रही है 10 मिली हेनरी, रेजिस्टेंस 1.8 ओहम, और इसे हमने डिज़ाइन करना है ब्रेडबोर्ड पे। सीरीज़ में इन दोनों को कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के बाद फंक्शन जनरेटर से हमने एक चैनल की से प्रोब लेनी है, लेने के बाद हमें उससे अपने सर्किट के साथ कनेक्ट कर देना है। जो फंक्शन जनरेटर की इनपुट्स हैं, एक हमने ऑसिलोस्कोप का चैनल उधर कनेक्ट करना है और दूसरा चैनल हमने ऑसिलोस्कोप का इंडक्टर के अगेंस्ट इनपुट कर लगा देना है। तो सर्किट कंप्लीट करने के बाद हमने अपने सर्किट को 7 RMS वैल्यू देनी है, और हमने उसकी जो आउटपुट बिहेवियर है वो देखना है। एज सच जो ऑसिलोस्कोप है आपको पता होना चाहिए कि ये करंट का कोई भी आउटपुट नहीं देती। ऑसिलोस्कोप सिर्फ डील करती है वोल्टेज को। अगर आप करंट का बिहेवियर चेक करना चाहते हैं तो फिर आपको कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करना पड़ेगा, लाइक आप प्रोटियस यूज़ करते हैं या फिर ऑर्कैड यूज़ करते हैं। तो हम जब थ्योरेटिकल वैल्यूज़ फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होती है वो हम फाइंड करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो एक्चुअल में वैल्यू होती है वो इंडक्टर की वैल्यू होती है, इंडक्टेंस होती है, इंडक्टिव रिएक्टेंस नहीं होती। हमें उसे इंडक्टेंस से इंडक्टिव रिएक्टेंस में कन्वर्ट करने के लिए फार्मूला यूज़ करते हैं XL 2
पाई एफ एल। सो इस फार्मूले से हम इंडक्टिव रिएक्टेंस फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि जो इंडक्टर मोस्टली जो स्टूडेंट होते हैं वो जो इंडक्टेंस होती है उसे ही इंडक्टिव रिएक्टेंस समझ लेते हैं, और जब वो क्वेश्चन में वैल्यूज़ इंसर्ट करते हैं तो उसमें जो है वो ऑब्वियसली एरर ही आते हैं, क्योंकि इतनी छोटी वैल्यू हो जाती है, हालांकि रेजिस्टेंस इतनी मिलीज में नहीं होती। और जो मोस्टली वायर्स होती हैं, वायर्स की भी रेजिस्टेंस एज सच एब्सोल्युटली मिलीज में नहीं होती, लाइक 1 ओम 1.1 ओम इस तरह की वैल्यूज़ होती है। और ये तो, और दूसरा आप मोस्टली एरर के चांसेस तब होते हैं जब आप यूनिट को इग्नोर कर देते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको कोई वैल्यू गिवन है तो आप उसकी यूनिट चेक करें कि यूनिट इसका क्या है। लेट्स सपोज आप ये भी समझ सकते हैं कि जो एल की वैल्यू लेट्स सो चलते हैं हम अपने बैक टू द टॉपिक। हमने थ्योरेटिकल वैल्यूज़ भी फाइंड कर ली, उसके बाद प्रैक्टिकल वैल्यूज़ भी फाइंड कर ली। उसके बाद हमने एंगल फाइंड करना है। एंगल फाइंड करने का सेम वही फार्मूला है, tan इनवर्स एक्स एल ओवर आर। सिंपल, आप फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आपके पास एंगल की वैल्यू आ जाएगी कि कितने डिग्री एंगल शिफ्ट आया है। और इसके अलावा जब आप थ्योरेटिकल में फाइंड करते हैं, थ्योरेटिकल में फाइंड करने के बाद जब आप फाइंड करते हैं प्रैक्टिकली, तो प्रैक्टिकली आप ऑसिलोस्कोप पे जो आपके पास वैल्यूज़ आ रही होती हैं, दोनों वेव्स को एरो से आप कर्सर की मदद से आइडेंटिफाई करते हैं, जिधर मतलब दोनों अपने ओरिजिन को क्रॉस कर रही होती हैं। लाइक अगर हम इसी की बात करें तो इसमें हमारे पास एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। हम एक कर्सर इधर रखेंगे और एक कर्सर इधर रखेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो एज सच सम मिलीज में आएगी, क्योंकि हमने जो फ्रीक्वेंसी रखी हुई थी वो 10 किलोहर्ट्ज़ थी। तो हमारे पास एक वैल्यू आ गई, लेट्स सपोज 5 माइक्रोसेकंड 50 माइक्रोसेकंड। हम क्या करेंगे, 50 माइक्रोसेकंड को डिवाइड करेंगे एक्चुअल टाइम पीरियड के साथ और उस टाइम पीरियड को मल्टीप्लाई करवा देंगे 360 के साथ। तो हमारे पास जो वैल्यूज़ आएंगी वो वैल्यू हमारे पास होगी एंगल। ये प्रैक्टिकल वैल्यूज़ से टाइम से एंगल को फाइंड करने का तरीका है, ठीक है। तो उसके बाद हम अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं कि हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि आपने ऑसिलोस्कोप से फेस एंगल बिटवीन इनपुट और इनपुट वोल्टेज और रेजिस्टेंस के अगेंस्ट वोल्टेज ड्रॉप का एंगल फाइंड करना है। उसके अलावा आपने ऑसिलोस्कोप पे ही इनपुट वोल्टेज और इंडक्टर के अगेंस्ट वोल्टेज ड्रॉप का एंगल फाइंड करना है। और इसके अलावा आपने रेजिस्टर और इंडक्टर के वोल्टेज के दरमियान एंगल फाइंड करना है। तो ये किस तरह प्रैक्टिकली पॉसिबल होगा, आपने सिंपल जब आपने इनपुट और इंडक्टर के अगेंस्ट आपने एंगल फाइंड करना है ऑसिलोस्कोप की मदद से, तो एक चैनल आप इनपुट पे कनेक्ट कर देंगे और एक इंडक्टर के अगेंस्ट कनेक्ट कर देंगे। और जब आप रेजिस्टर और इंडक्टर के अगेंस्ट एंगल चेक करेंगे तो आप एक प्रॉब रेजिस्टर के अगेंस्ट लगा देंगे और जो दूसरा चैनल है ऑसिलोस्कोप का वो इंडक्टर के अगेंस्ट ही रहने देंगे। फिर आपने जब इनपुट और रेजिस्टर के अगेंस्ट एंगल चेक करना है तो एक चैनल ऑसिलोस्कोप का इनपुट पे ही लगा रहने देंगे और जबकि दूसरा रेजिस्टर के अगेंस्ट लगा देंगे। तो इससे आपके पास जो वी इन और आर का एंगल आएगा वो ज़ीरो आएगा। वो जो वेव्स आएंगी वो टोटली एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप्ड होंगी। लाइक ये नीचे जो वेव चल रही है दूसरी वेव उसी के ऊपर आ रही होगी। जब आप बात करते हैं रेजिस्टर और इंडक्टर की तो उसमें आपके पास जो वेव आ रही होगी
जो इंडक्टर के अगेंस्ट होगी उसमें, और जो इनपुट वेव होगी उसमें कुछ ना कुछ फेज शिफ्ट आ रहा होगा। फिर इसके बाद आप बात करते हैं इनपुट और इंडक्टर के अगेंस्ट। तो उसमें भी आपके पास सेम उसी तरह फ़र्क आ रहा होगा, क्योंकि ये जो इनपुट वोल्टेज हैं वो रजिस्टर में से होके गुजर रहे हैं। तो आपके पास जो पहले रजिस्टर लगा हुआ है, तो इस वजह से आपका जो इनपुट का एंगल है वही रजिस्टर का एंगल होगा, और जो रजिस्टर और इंडक्टर के अगेंस्ट एंगल आ रहा होगा वही इनपुट और इंडक्टर के अगेंस्ट एंगल आ रहा होगा आपके पास। तो उसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो ये है कि आपने जो वेव फाइंड किए हैं, सॉरी फेज़र फाइंड किए हैं, उनका आपने ड्रा करना है। जो एंगल है हम उसे प्रैक्टिकली इलेक्ट्रिकल की ज़ुबान में उसे फेज़र कहते हैं, सही है। तो जो इनपुट वोल्टेज है वो हमारे पास ज़ीरो होंगे, और जबकि जो आउटपुट होंगे उनका इनपुट और आउटपुट के दरमियान जो हमारे पास एंगल होगा वो 90 डिग्री होता है। तो जो रजिस्टर का एंगल होगा एग्जैक्टली वो हमारे पास इन बिटवीन आ रहा होगा इनपुट के और जो है हमारे पास इंडक्टर वोल्टेज के। तो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ करते हैं तो इंडक्टर के वोल्टेज का एम्पलीट्यूड क्या चेंज होगा या सेम रहेगा। तो फ्रीक्वेंसी का एम्पलीट्यूड के साथ कोई लेना देना नहीं है। एम्पलीट्यूड का जो कंसर्न है वो वोल्टेज की वैल्यू के साथ है। अगर हम वोल्टेज को इंक्रीज़ करेंगे यानी कि उसकी पीक वैल्यू इंक्रीज़ करेंगे तो उसका जो इफ़ेक्ट है वो एम्पलीट्यूड पे आएगा। अगर वोल्टेज इंक्रीज़ करेंगे तो उसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज़ करेगा, अगर वोल्टेज को डिक्रीज़ करेंगे तो उसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज़ करेगा। सो ये थी हमारी आज की लैब, जिसमें हमने इंडक्टर का बिहेवियर पढ़ा, इंडक्टर का फेज शिफ्ट पढ़ा, और करंट की डायरेक्शन पढ़ी कि करंट किस तरह इंडक्टर में लीड करता है या लैग करता है। तो एज सच करंट जो है वो इंडक्टर में लैग करता है और कैपेसिटर में हमारे पास लीड करता है।